नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। वक्फ बोर्ड इस समय काफी चर्चा में है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के 70 साल पुराने कानून में एक बार फिर बदलाव करने की तैयारी में है। इस विधेयक के जरिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगा सकेगी और उसके बेहिसाब अधिकारों को भी कम किया जा सकेगा। वैसे तो वक्फ एक्ट में कई बार बदलाव किए गए हैं ताकि इसे अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और फिर इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत वक्फ बोर्ड को दे दी। फिर 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना हुई। इसके बाद 1995 कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस की भरपाई के लिए वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव किया और वक्फ बोर्डों को भूमि अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए। तत्पश्चात साल 2013 में यूपीए सरकार ने मूल वक्फ एक्ट में बदलाव कर बोर्ड की ताकत और भी बढ़ा दी। वक्फ बोर्डों को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां और पूर्ण स्वायत्तता मिल गई। वक्फ अधिनियम के संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने की असीमित शक्तियां दे दी गई, जिसने वादी को न्यायपालिका से न्याय मांगने से भी रोक दिया। जबकि लोकतांत्रिक देश भारत में किसी अन्य धार्मिक संस्था के पास ऐसी शक्तियां नहीं हैं। यहां तक कि मुस्लिम कानूनों का पालन करने वाले सऊदी या ओमान जैसे देशों में भी वक्फ संस्था और ऐसा कानून या फिर किसी बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं दी गई हैं। ऐसे में अब केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने जा रही है। आज चर्चा वक्त है बदलाव का कि इसी मुद्दे। तो मौजूदा वक्त में वक्फ बोर्ड डिफेंस और रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। देश भर में 1 सेंट्रल और 32 स्टेट में वक्फ बोर्ड है। साल 2009 तक 4 लाख एकड़ तक में 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड संपत्तियां थी, जो आज की तारीख में 9,40,000 एकड़ में फैली है और 8,72,321 से ज्यादा रजिस्टर्ड अचल वक्फ संपत्तियां हैं। यानी महज 15 साल में वक्फ की प्रॉपर्टी दुगनी से भी ज्यादा हो गई। ये संपत्तियां विभिन्न राज्यों में वक्फ बोर्डों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित की जाती हैं। वहीं हमेशा आरोप लगता रहा है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन के कारण वक्फ बोर्ड भू माफिया की तरह व्यवहार करता रहा है। निजी संपत्ति से लेकर सरकारी जमीन तक और मंदिर की जमीन से लेकर गुरुद्वारों तक की जमीन पर वक्फ बोर्ड की कार्रवाई विवादों में रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार एक बार फिर वक्फ अधिनियम में संशोधन कर बोर्ड के असीमित अधिकारों में कटौती की तैयारी में है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। वक्फ की मनमानी, बड़ी एक्शन की तैयारी। जी हाँ, वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद और वक्फ बोर्ड के अधिकारों को नियंत्रित करने की लंबे समय से उठ रही मांग के बीच केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार इसी सत्र में संसद में संशोधन विधेयक लाने जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को फिर से परिभाषित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने की वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। संसद में संशोधन विधेयक पारित हो जाने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां सीमित हो जाएंगी और बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन अपना आधिपत्य घोषित नहीं कर सकेगा। संशोधन के तहत वक्फ संपत्तियों और बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। नई बिल में कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। दरअसल मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती है, लेकिन संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन और राजस्व की जांच हो सकेगी। बोर्ड के स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी
सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल की सदस्य नहीं है। वक्फ एक्ट की धारा 1914 में बदलाव होगा। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकेगी। अब तक यह प्रावधान नहीं था। मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क के आज़ाद होने के बाद हमारे पास वक्फ एक्ट मौजूद है, हमारे पास वक्फ बोर्ड मौजूद है, जिसका मकसद और मंशा यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का सही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उसका सही नज़्म व नस्क़ हो सके। नवाब चले गए, मर्जर एग्रीमेंट आ गया, सरकार की ज़मीन है। अब आप कौन से पुराने कागज़ निकाल के, कहाँ से कागज़ निकाल के आते हो और हर ज़मीन पे दावा ठोक देते हो? क्योंकि रेवड़ियाँ बांटने जैसा काम पिछली सरकारों ने किया है। तो वास्तविकता ये है कि आज़ाद भारत में कौन सी ज़मीन किसके पास और कितनी ज़मीन, इसका भी निर्धारण हो जाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 2013 के कानून में संशोधन विधेयक लाने की तैयारियों के बीच इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन और नेताओं के अलावा कई राजनीतिक दल भी इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि संशोधन के जरिए केंद्र सरकार मुसलमानों के अधिकारों को छीनना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड के कामकाज में जिम्मेदारी और पहले से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए की जा रही है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने पे हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता दिल्ली से हैं, फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, यश भारती जी सपा प्रवक्ता हैं, भोपाल से ही है, सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन कानपुर से है। क्या साइनी जी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, ये जो बदलाव करने जा रही है वक्फ बोर्ड के, उसमें सरकार 40 संशोधन करने जा रही है, इस संशोधन के आप पक्ष में हैं या आप विरोध में हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतने गंभीर विषय पर आपने हमारी बात करने के लिए हमें आमंत्रित किया, और हम अपने साथी पैनलिस्टों की गुजारिश करते हैं कि कृपया हमारी बात को पूरा सुन लें, उसके बाद आपको अगर अनुचित लगे तो उत्तर दें। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी देश, कोई भी समाज और कोई भी चीज जो होती है वो नियम और कानून के मुताबिक ही चलती है। पहले क्या कानून बने थे और उसमें क्या कमी थी, अब उसमें क्या परिवर्तन किया जा रहा है, ये परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित होता है। जी भारत सरकार जो प्रस्तावित वक्फ अधिनियम ला रही है, अपनी मतलब ऑफिशियली उस चीजें क्या चीज है वो चीजें सामने नहीं आई, लेकिन जो भी चीजें आ रही है इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। ये स्वागत योग्य और सराहनीय कदम है, और हमारे संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन ने इसके विषय में विस्तृत चीजें जारी कर दी है। अभी आपकी रिपोर्ट को मैंने पूरा सुना और आपके वक्तव्य को सुना, उसमें थोड़ी सी चीजें और रह गई, मैं जोड़ देना चाहता हूँ। जी देखिए, वक्फ बोर्ड जो बने हैं, ये वक्फ बोर्ड बने हैं जो मुसलमानों की वक्फ संपत्तियां हैं, जैसे कि मस्जिद है, मदरसा है, दरगाह है, इमाम बारगाह, और इन सब चीजों को संचालित करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति मस्जिद का निर्माण करता है तो उस मस्जिद की आमदनी के लिए वो और सहायक संपत्ति भी दे देता है, ताकि वो उसका मतलब वो मामला चलता रहे। वक्फ बोर्डों का जो गठन किया गया और इन संपत्तियों से प्राप्त आमदनी का 10% वक्फ बोर्ड को जाता है, ताकि वक्फ बोर्ड अपने कर्मचारियों का तनख्वाह वगैरह जो भी देना वो देता रहे। लेकिन एक सुनियोजित साजिश के तहत देश में कट्टरपंथी एजेंडा लागू करने के लिए, मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा की राजनीति को मजबूत करने के लिए, वक्फ बोर्ड में बैठे हुए वहाबी, सलाफी, देवबंदी विचारधारा के लोग, जो सुन्नियों की आबादी का मात्र 15% है, वो 85% सूफी संपत्तियों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। केवल वो जमीनों पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक बहुत बड़ा कांड कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। वो उन सूफी प्रतिष्ठानों पर अपने लोगों को काबिज करा रहे हैं जिस सूफी विचारधारा से हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती मिलती है। इसमें बड़ी साजिशें की जा रही है, इसमें एक वैश्विक एजेंडा है, और हम लोगों ने लगातार भारत सरकार को इस विषय में लिखा है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में 2021 में और 2023 में बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया है कि वक्फ बोर्ड के कानूनों में संशोधन करते हुए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को निरंकुश कर दिया गया है कि वो किसी भी वक्त में जो भी चाहे
कमेटी बना करके या अपना केयरटेकर बना करके उसके स्वरूप को, उसके आध्यात्मिक स्वरूप को बदल देते हैं। इसको रोकने के लिए वक्फ बोर्ड में पर्याप्त संख्या में सूफी समुदाय की भागीदारी की जाए, या जो है वक्फ बोर्ड इस तरीके से शिया वक्फ बोर्ड बने हुए हैं उसी तरीके से दरगाह परिषद का भी गठन किया जाए, ताकि देश में जो समावेशी विचारधारा, सूफीवादी विचारधारा है उसको संरक्षण प्राप्त हो। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन आपका पूरा वक्तव्य इस पे केंद्रित था कि जो वक्फ बोर्ड में जो अभी काबिज हैं, ये इन लोगों की दादागिरी मनमानी चल रही है। लेकिन अगर एक ही लोग उस पे काबिज न हो, अलग अलग लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, वक्फ बोर्ड के कर्ता धर्ता बने, तब आप उससे सहमत हैं कि नियम में जो इसका नियम है उसमें परिवर्तन किया जाए, तब सहमत हैं या नहीं? देखिए, कुल मिलाकर के जो वक्फ बोर्ड, मतलब ये वक्फ बोर्डों के पीछे, आप वक्फ बोर्डों को मत देखिए, इसके पीछे जो विचारधारा सक्रिय है, जो देश को तोड़ने वाली मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा है, इस विचारधारा पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है कि इनको जो निरंकुश करने के जो अधिकार मिले हैं इनको सीमित किया जाए। कि जिसकी संपत्ति को चाहते वक्त घोषित कर देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले द्वारिका में जो है वो जो टापू बना हुआ, उस टापू को उन्होंने वक्त की संपत्ति घोषित कर दिया। तमिलनाडु में इस तरीके के मामले आए, केरल में इस तरीके के मामले आए कि किसी की भी संपत्ति को, चाहे वो हिंदू की संपत्ति हो, चाहे वो सिख की संपत्ति हो, चाहे क्रिश्चियन की संपत्ति हो, बस वो दस्तावेज ला करके और मतलब जो निरंकुश कानून बना हुआ है, ये इस तरीके के मामला करते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव फैलता है। सरकार जो भी प्रयास कर रही है उसका हम स्वागत करते हैं, सराहनीय प्रयास है। जी, ओवैसी जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सरकार कब्जा करना चाह रही है। ओवैसी जी को बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि वक्फ बोर्ड में मस्जिद है, मदरसा है, दरगाह है, बताइए किस मस्जिद पर सरकार कब्जा करने जा रही है, किस मदरसे पे करने जा रही है, किस दरगाह पे करने जा रही है। और सरकार अगर कब्जा करेगी जाकर के तो वहां जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं वो हल्ला नहीं करते। ओवैसी और मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा वाले लोग, वहाबी सलाफी देवबंदी विचारधारा के लोग हमेशा तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं और देश में अलगाव फैलाने का काम करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि इस संबंध में जो भी बयान दिए जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का बोर्ड का बयान हो या किसी भी और जो है वहाबी सलाफी मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा वाली संस्था का बयान हो, उस बयान को सुनने के बाद उसकी पूरी सच्चाई का पड़ताल करें और वास्तविकता में जाने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दें। जी बिल्कुल। चलिए खेमचंद जी, आप सुनिएगा। उम्मीद थी हमको कि निश्चित तौर पे हमारे मस्जिदी साहब इसका विरोध करेंगे, लेकिन उनका सजेशन, उनकी राय कुछ और है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं यश जी, आप क्या कहते हैं? हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है किसी भी हालत में हम इसमें परिवर्तन नहीं होने देंगे, और आपके ही कुछ और समाजवादी पार्टी के अलग अलग बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि खेमचंद शर्मा जी के लिए अब कुछ बचा नहीं कहने को जी। सब कुछ सूफी साहब ने कह दिया जी। सारी अच्छाइयां बता डाली और इतनी अच्छाइयां बता डाली कि मुझे लगता है कि अब हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होगा। अब अगर उत्तर प्रदेश में गोमती किनारे अगर कुछ छिचोराई करेंगे, मैं गंदे शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूं, सूफी साहब ने जिस तरीके का उदाहरण पेश किया, अगला उदाहरण उसी तरीके का होगा। तो उसमें योगी जी अब किसी मुसलमान को ढूंढ के नहीं बताएंगे 16 में से कि यही छिचोरे हैं, यही उपद्रवी हैं, उपद्रव करते हैं। ये सूफी साहब उनसे इस तरीके का उदाहरण पेश कर रहे हैं, जो अपने उदाहरण वो बता रहे थे कि सारे जायज काम अब होने जा रहे हैं और इससे पहले सारे नाजायज काम होते थे जी। और अयोध्या में जिस तरीके से एक बिटिया के साथ में कृत्य हुआ है, उसमें कुकृत्यों को जो बचाने का काम हो रहा है, बिना जांच के किसी को भी अपराधी बता देना और न्याय और नहीं, मैं पूरी बात को घुमा के इसीलिए ला रहा हूं क्योंकि सूफी साहब ने जिस तरीके से बातें बताई, मैं वो उसी बात पे आ रहा हूं घूम के। तो उसमें पहले ही बुलडोजर चला के किसी भी दोषी को अपराधी प्रमाणित कर दिया। कोर्ट की कोई आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार में या भाजपा की सरकार में बची नहीं। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड की बात जो कहें, उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया कि वक्फ बोर्ड जो है
बहुत ही एक बकवास संस्था है। ये उनका मत है। हाँ, आप अपनी बात कहिए ना। उनके ही मत पे मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। नहीं, उनके मत पे मत जाइए, आपका क्या मत है? क्यों नहीं जाएंगे जी? वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख रहे हैं किसी संस्था के, किसने बनाया, कौन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता है? मतलब अगर विरोध करते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए ना त्रिपाठी साहब, उनकी बात आपने इतने धैर्य से सुनी, मेरी भी बात थोड़ी देर से सुन लीजिए। नहीं तो आप इसका या तो मैं इतना घूम के इसीलिए आया कि सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है। सूफी साहब की बात से लग रहा था तो ऑल इज वेल पे थोड़ी घूमना तो पड़ेगा। ऑल इज वेल चलेगा, उनका कहना है। हाँ, ऑल इज वेल चलेगा। तो जो अभी तक गलत चल रहा था, भाजपा की सरकार उसको सही करेगी, और भाजपा की सरकार अभी तक सही कर रही थी और सही करने जा रही है। मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूं। अब सूफी साहब का कहना यह है कि वक्फ बोर्ड के मन आ जाएगा तो किसी दिन भी स्वराज एक्सप्रेस पे कह देगी कि ये हमारा चैनल है और कब्जा कर लेगी, जैसा उन्होंने कहा टापू पे नाम ले दिया और कब्जा कर लिया। अरे गजब उदाहरण दे रहे सूफी साहब तो। मतलब इस पे और कहूं क्या मैं? अब किसका बचाव करूं? सूफी साहब का बचाव करूं कि वक्फ बोर्ड का बचाव करूं? वक्फ बोर्ड के और न्यायालय में जा नहीं पाएगा कोई आदमी। अरे कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति, न्याय प्रक्रिया है, संविधान है, कोई भी संस्था किसी के भी कागज प्रस्तुत करके कब्जा करने ये संशोधन हुआ था यश जी, 1995 में संशोधन हुआ था कि अगर वक्फ बोर्ड उस पर अपना दावा करती है, वो करती है या उसके आधिपत्य में है तो न्यायालय नहीं जा सकते। ये अधिकार दिए गए थे 1995। नहीं, ये अभी आपने कहा, आ रहा हूं फिरोज जी, अभी आपने कहा आधिपत्य में है तो आधिपत्य में है या नहीं ये तो तय होगा ना जी। कोई भी कागज दिखा देंगे, आधिपत्य कर भी लेते भाई। एक व्यक्ति एक मकान की 3-3, 4-4 रजिस्ट्री कर रहा है, ये सरकारी व्यवस्था में हो रहा है। बोगस रजिस्ट्रियां होती हैं, आए दिन आप क्राइम दिखाते हैं इस तरीके का। तो कोई भी बोगस कागज दिखा करके उस पर अधिकार जता देगा और वक्फ बोर्ड मान लेगा। भाई वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नॉमिनेट कौन करता है? राज्य की सरकार करती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है? क्या उनके द्वारा बनाए नहीं गए? तो अगर कोई गलत काम हो रहा है तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हो रहा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वक्फ का संचालन अगर कोई कर रहा है तो केंद्र की सरकार कर रही है। इसमें आप इस तरीके से वक्फ को अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, किसी और को नहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए मतलब पूरा घूम के आया, जो भूमिका बनाई मैंने वो इसी बात पर। दूसरी बात अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? नजूल की जमीन। अरे नजूल मतलब उर्दू शब्द मतलब के मुसलमान और मुसलमान की जमीन मतलब गलत, सिर्फ कब्जा करने वाली बात आ रही है। नजूल छुड़ाओ, सारे मुसलमानों ने कब्जा कर। अरे नजूल केवल शब्द उर्दू का है, उसका अर्थ क्या होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझने की कोशिश ही नहीं करी और उल्टा पड़ गया उसका मसला। उन्हीं सरकार के लोग उन्हीं के खिलाफत में खड़े। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नारायण सिंह जी, हरेंद्र नाथ सिंह जी और उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, वो उसी मुद्दे में गलत हो गए। वैसे ही ये वक्फ जो है, ये जो मुसलमानों के किसी भी शब्दावली को, मुसलमानों के किसी की भी अधिकार को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है कि सारे गलत काम जो है मुस्लिम धर्म के लोग कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जो संपत्ति, जो आपने एक शब्द कहा था, इन संपत्तियों के दाम बढ़ गए हैं। उन दामों पे नियत भारतीय जनता पार्टी खराब हो गई है। उन संपत्तियों पे कब्जा करना है, जैसे रेलवे की जमीनें अपने शुभचिंतकों को दे रहे हैं, वैसे इन जमीनों पे कब्जा करना चाह रहे हैं, चाहे नजूल के नाम पे कर लें, चाहे वक्फ बोर्ड के नाम पे कर लें, चाहे किसी और नाम से करें। असल में सबसे बड़े भूमाफिया अगर इस देश में कोई है वर्तमान समय में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के। वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं या जो भी संपत्ति है, उनका मूल्यांकन अगर जिला कलेक्टर करेगा, इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति किसी भी चीज में नहीं है, लेकिन जो नीयत है और जो नीति है उस पर आपत्ति है। आप मदरसा के नाम पे राजनीति आप करें, जो लगातार ट्रैक रिकॉर्ड है, अधिकार देने के नाम से आप शुरू करते हैं और अधिकारों से वंचित कर देते हैं। ऐसे कुछ चेहरे ले आते हैं जो इनकी वाहवाही करने लगते हैं और उन्हीं चेहरों को आगे बैठा करके आप राजनीति करते हैं। अरे भाई, अगर इस देश के अंदर बड़ी आबादी है मुस्लिम समाज की, आप उर्दू से नफरत पैदा कर रहे हो, मुसलमान से नफरत पैदा कर रहे हो और कह रहे हो हम अधिकार देना चाहते हैं। इससे ये जो वक्फ बोर्ड में संशोधन करने जा रहे हैं, परिषद में जो संशोधन करने जा रहे हैं, इससे क्या हिंदू मुस्लिम में विवाद हो जाएगा? जो तरीके से जिस चीजों को लाते हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, मैं उस पर बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। अरे वंदे मातरम से नफरत नहीं है जी, तिरंगे से नफरत नहीं है किसी को।
किसी की देश प्रेमी का प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, लेकिन कहना होगा, करना होगा, जबरदस्ती ये जबरदस्ती वो, जबकि तिरंगे से नफरत सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे। ये क्या मतलब, कैसे करते हैं? अरे प्रामाणिक तौर पे जिनकी ये दिया बत्ती करते हैं, जिनको पूजते हैं, उन्होंने तिरंगे के 3 रंग को अशुभ माना, अस्वीकार करने की बात करी। इनका जो आरएसएस का मुख्यालय नागपुर, उसमें 2002 में 4 लड़कों ने, हिंदू लड़कों ने तिरंगा लहरा दिया, उन पर मुकदमा करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये सब काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन आरोप धार्मिक रूप पे, ईसाई संस्थाओं पे, सिखों पे, मुसलमानों पे। थोड़ा सा हमारी सवाल सुन ले। आपने कहा कि नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया गया, तो आपको ध्यान हो कि पहले जो शासकीय कार्यालय या संपत्तियां होती थी, मुख्यालय होता था, केवल वहीं पर तिरंगा फहराने का नियम था। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फिर इसको कोई भी अपने घर में भी तिरंगा फहरा सकता है, ये अधिकार दिए। उसके बाद नागपुर में तिरंगा फहराने का काम चालू भी हो गया। आपने अंतिम लाइन में सब बात कह दी, घर में फहराने का। कार्यालय में 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराने में कहीं आपत्ति नहीं थी। किसी भी कार्यालय में 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराने में कहीं आपत्ति नहीं थी। मुझे आप सरकारी कार्यालय, निजी संस्था में भी थी। नहीं, निजी कैसी बात? जितने निजी शैक्षणिक संस्थान हैं, जितने निजी कॉलेजेस हैं, जितनी निजी यूनिवर्सिटीज हैं, सब में झंडा वंदन होता है। और ये 2002 से पहले से हो रहा है। ये तो नवीन जिंदल जो पहले कांग्रेसी थे, अभी नए नए भाजपाई हुए हैं, वो कोर्ट में गए। कौन सा भाजपा का नेता गया था कोर्ट में? और अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं लेकर के आए, ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी। अटल बिहारी ये मोदी जी तो ये लेकर के आए, अब तो हर घर में झंडा लगाइए, कोई कानून नहीं है। वो झंडा फट जाए, वो झंडे में कीचड़ लगे, वो झंडा नीचे गिर जाए, कोई दंड नहीं दिया जाएगा। काफी देर से हमारे शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं। फिरोज जी, हम आपसे कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसमें? देखिए, सवाल ये है कि मोदी सरकार को नींद लग गई थी या नींद से जाग गई है। किसी मुसलमान को ये विधायक का टिकट ना दें, ना किसी को ये लोकसभा में सांसद बनाए। इतनी बड़ी कैबिनेट 70 आदमी की, एक मुसलमान इनके पास मिनिस्टर नहीं है। तो इनको जरूरत क्या पड़ गई मुसलमानों के वक्फ कानून को लेके? सवाल ये है ना, क्योंकि इनको खुर्द-बुर्द करना है मुसलमानों की संपत्ति। और वक्फ का जहां तक सवाल है, मैं सूफी साहब से कहूंगा, अगर मेरे वालिद ने या आपके वालिद ने कोई आपके लिए संपत्ति जो थी एक बार वक्फ कर दी, तो आप बताइए उसको कैसे बदल सकता है कोई? कौन सा कानून इस देश का बदल सकता है? अगर मैंने अपनी संपत्ति लेके किसी को दे दी, मान लीजिए कि मैंने ये दान पत्र लिखा हमारे पैनल में से किसी भी आदमी को, कोई देश की ऐसी अदालत है कि मरे हुए व्यक्ति की जो दान पत्र है उसको बदल दे? वक्फ संपत्ति है ये, वो है। रही बात वक्फ की, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को वैसे ही बहुत ज्यादा खुर्द-बुर्द हो चुकी हैं वो, और उसमें कई सारे जो है नियम, कानून, एजेंडे लगाए गए हैं। अब इसको लाया जा रहा है राष्ट्रवाद से। अरे सूफी साहब, आप भी तो मांगिए कि भैया हमारा भी एक आदमी सांसद में है, एक जफर इस्लाम है, उसी को मिनिस्टर बना दो। कम से कम इतनी शर्म तो भारतीय जनता पार्टी रखे कि जो समाज है, समाज का आईना होना चाहिए। वो मुद्दा अलग है कि वो कितना, हम ये वक्फ बोर्ड पे हम बात करना चाह रहे हैं। घूम फिर के बाद एक मिनट, असल में सूफी साहब की तकलीफ यही थी कि वक्फ में उनको स्थान नहीं मिल रहा, जो पीड़ा। चलिए, यस सूफी साहब, मैं आ रहा हूँ, आपके पास बहुत समय है। सवाल ये है कि अगर आप मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कौन से संगठन को इन्होंने बुलाया एडवर्टाइजमेंट देके? बताइए कि इन्होंने, आप कोई भी है, मैं फिरोज सिद्दीकी अगर अल्पसंख्यक हूं तो मैं अपने पुरखों की संपत्ति में क्या क्या बदलाव चाहता हूं, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया क्या? कुछ नहीं दिया। और अभी भी गोल बात कर रहे हैं कि ये ऐसा हो जाता था, वो वैसा हो जाता था, ये हो जाता था। बता नहीं रहे कि कर क्या रहे हैं। सब अंबानी अडानी को ही बेच दोगे भैया, A1 A2 को ही दे दोगे तो ये देश हम लोग के भिखारी हो जाएंगे। ये जो संशोधन करने 40 संशोधन, उसमें मुख्य संशोधन तो आप पढ़े ही होंगे फिरोज जी। उनमें मुख्य रूप से है कि वास्तविक उसका सत्यापन होगा तो वक्फ बोर्ड को जाएगी, उसका मूल्यांकन जिला कलेक्टर कार्यालय करेगा। तो इन सब में आपत्ति किस बात की है? हमारी पहली आपत्ति तो यह है कि आप हमारे लिए कानून बना रहे हैं। ठीक, आपकी कैबिनेट ने जो पास किया है जो कानून, मतलब जो उसका मसौदा, उसमें हमारा एक भी आदमी नहीं है। ये तो स्पष्ट मुस्लिमों से संबंधित है ना वक्फ बोर्ड जी।
है ना। वक्फ का मतलब क्या होता है, जो धर्म के नाम पर मैं अपनी कोई संपत्ति को दान कर दूं, ये वक्फ होता है। ठीक, तो आपका हमारा तो कोई नुमाइंदा नहीं है उसमें, आपको चिंता मुसलमानों तो जैसे कि दावे आ रहे थे, शिकायतें मिल रही थी कि कब्जा भी कर ले रहा है वक्फ बोर्ड, बहुत कुछ हो रहा था जी। हमारा तो एक भी आदमी नहीं है ना इनकी लोकसभा में हमारा कोई आदमी है, इनकी पूरी सरकार में हमारा कोई आदमी नहीं है, और इनको चिंता मुसलमानों की है। तो इसलिए चिंता है मुसलमानों की कि एक तो इनको हिंदू मुस्लिम करना है, पहली चीज। नंबर 2, इनको यह करना है कि मुसलमानों की जो हमारे पुरखे संपत्ति छोड़ गए, उस संपत्ति पे मोदी जी को कब्जा करना है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कब्जा कराना है। ये इनका मूल उद्देश्य है। जिस सरकार को अगर अल्पसंख्यकों की परेशानी है, उसको उस सरकार को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम करना है। अल्पसंख्यक मंत्रालय का दिन पे दिन बजट कम करते जा रहे हैं। ये है ना, मदरसों की ग्रांट नहीं देते 2016 से, ठीक है। ये है ना, इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम था उसको खत्म कर दिया इन्होंने। इनको उससे भी तकलीफ है कि कोई मुसलमानों के गरीब बच्चे जो है मदरसों में पढ़ लें, इनको उससे भी तकलीफ है। इनको उससे भी तकलीफ है मोदी जी को कि है ना, कोई मुसलमान लोग और अल्पसंख्यक जो है स्कॉलरशिप लेके पीएचडी कर ले, रिसर्च कर ले, इनको उससे भी तकलीफ है। इन बच्चों को वक्फ दिख गई, क्योंकि वक्फ में हमारे पुरखों की अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है। उसमें बड़ी बड़ी ऐसी इमारतें भी हैं जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, ठीक है, जो किसी होटल के नाम पे दे देंगे हम, अंबानी अडानी को दे देंगे हम। तो ये इनका काम है। सवाल ये है कि अगर हमारे लिए कानून बना रहे तो पहले हमसे तो बात करो। चलो फिरोज जी आपकी बात, यश जी आपकी बात बहुत ध्यान से खेमचंद शर्मा जी ने सुनी। अब वो बहुत दूर बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, उनकी बात आए तो बीच में टीका टिप्पणी ना करके आप उसके बाद वो जो कहेंगे, जो अपनी बात कहे रखेंगे, उसका हम आपके पास फिर आ जाएंगे, आप उत्तर दे दीजिएगा। खेमचंद जी, बहुत सारी बातें आ गई हैं, आपने सुना ही होगा। खेमचंद जी आवाज आ रही मेरी? खेमचंद जी मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है हम तक आवाज नहीं पहुंचता, के कारण हम फिर से पहुंचेंगे। साइनी जी आपने सुना, फिरोज जी को सुना आपने, ये सरकारी दफ्तरों में झंडा फहराने, तिरंगा फहराने का अधिकार कब था और कब हुआ, बाकी कार्यालयों में कब हुआ, इस पे भी आप निश्चित तौर पे जब ऐसी बोल रहे थे तो आप अपनी बात रखी थी। लेकिन ये जो संशोधन वक्फ बोर्ड पे होने जा रहा है, इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये फिरोज जी ने कहा कि मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे, मदरसाओं को पैसे नहीं मिल रहे, ये सब अलग मुद्दे हैं। और वक्फ बोर्ड जो है ये एक अलग इशू है, तो अपन दोनों को मिक्स ना करें पहले तो। दूसरी बात है कि जहां तक इसमें वक्फ बोर्ड का जो है कोई भी एक्ट होता है उसमें अमेंडमेंट का प्रोविजन होता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जो भी कानून बनता है, लॉ बनता है, उसमें कभी कंटिन्यूस प्रोसेस में मिसयूज होने लगता है। तो वक्फ बोर्ड जब बना था और उसके बाद, ये तो आजादी के पहले बन गया था वक्फ बोर्ड, और उसके बाद जब आज जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, वो रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। और डिफेंस तो आर्मी, तो उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास है। तो अगर आप देखोगे कि 20,000 कुछ वर्ग फुट था इनके पास, उससे अभी 8 लाख कुछ स्क्वायर फीट, 8 लाख एकड़ में फैली है और 8,72,000। तो अब इतने कम समय में इतना जमीन कैसे मिल गई, ये एक शोध का विषय है जी। अब इसमें अगर अमेंडमेंट होता है, अब जैसे जो एक्ट है उसमें भी कई बार संशोधन हुआ है, और इससे पहले जब संशोधन हुआ है तो उसमें कई ज्यादा पावर जो है, अनकंट्रोलेबल पावर वक्फ बोर्ड को मिल गया है जी। तो वो उसमें उसके इससे जैसे जो भी आप जमीन है तो वो अगर डिस्प्यूटेड रहता है तो आप कोई कोर्ट या उसमें नहीं जा सकते, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। अब वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में वही लोग बैठे हैं, तो इसके वजह से न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है जी। तो इसमें अब ये अमेंडमेंट में क्या क्या आ गई, तो सोर्सेस के द्वारा आया कि ये मुद्दे आएंगे, लेकिन एक्चुअल क्या होगा जब वो रखा जाएगा बिल तभी पता चलेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अमेंडमेंट जो है वो हमेशा हर इसमें जरूरी होता है। जैसे समय के साथ जिस तरह से चीजों को जब मिसयूज होता है, कई लोगों का मिसयूज होता है, मैं नहीं कह रही कि एक ही एक्ट का हो रहा है, बहुत सारे एक्टों का मिसयूज होता है, और उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है और उसमें क्या नया चीज ले आ सकते हैं। जैसे अब उनने बोले कि वुमेन को लेके आएंगे वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में, तो वो बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप रहेगा, क्योंकि अब एक कम्युनिटी या एक ही व्यक्ति रहते तो उसमें फिर एक तरह से उसका मिसयूज होना, उसका किसी तरह से अन्याय होना लोगों के साथ, ये बहुत ज्यादा संभव है जी। तो इसमें अमेंडमेंट किस तरह से हाँ ये जरूर देखा जाना चाहिए कि जो भी पार्टी इसमें अफेक्टेड है उनको कंसल्टेशन में लेकर उसके बाद ही इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अपन ने जैसे फार्म लॉ भी लेके आए थे, फार्म लॉ भी एक अच्छा बिल था,
लेकिन फार्मर्स जिनको ये सब फायदा मिलना तो उन्हीं को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो उसके बाद जो हुआ उसमें उन्हीं का नुकसान हो गया और आज फार्म बिल को वापस लेना पड़ा। सेम यहाँ पे है, अगर वक्फ बोर्ड को अगर अमेंड करते हो तो इसका फायदा मुस्लिम्स को ही मिलेगा ज्यादा, क्योंकि जो मुस्लिम्स जो गरीब हैं, जिनको अधिकार नहीं है वहां वक्फ बोर्ड पे जाके अपना केस वो करने का, उनका अधिकार जो है वहां पे आप अमेंडमेंट अगर प्रॉपर करोगे तो उसमें उनको मिल जाएगा जी, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें। तो कई चीजें हैं जिसमें आपको ये देखना है कि जो पार्टी है, जो ग्रीवेंसेस जिनका है, वो भी उस चीज में उनको कॉन्फिडेंस में लें, उसके बाद अमेंड करें जी। खेमचंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। सूफी साहब, आप यश जी और फिरोज जी अपनी बात रख रहे थे तो आपको थोड़ा उसमें आपत्ति थी, क्या आपत्ति है आपको? देखिए, आपत्ति मुझे जो थी वो ये है कि एक श्रीमान जी तो हमारे बाप तक चले गए और दूसरे श्रीमान जी जो है वो अनावश्यक रूप से प्रलाप करने लगे और जो है वो तमाम बातें करने लगे। लेकिन मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति की बातों का बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि अभी एक प्रश्न आया था कि मतलब जो है हमारे लिए कहा गया कि हमारे बाप ऐसा कर जाए, तो साहब हमारे बाप जो है हमारे लिए एक दरगाह बना करके जाए कि हमारे रहने के बाद उनकी दरगाह पर सूफी परंपरा के अनुसार जो है वो मजार पे चादर चढ़ाई जाएगी, सूफी परंपरा के अनुसार मजार पे उर्स किया जाएगा, ठीक है, और हम करने लगे। लेकिन हमारे मोहल्ले में जो वहाबी और सलाफी देवबंदी हैं उनको इस बात से एतराज है, वो जाकर के वक्फ बोर्ड पहुंच गए और वक्फ बोर्ड के उन्होंने जो है लोगों को 50,000 रुपया दे करके और कहा कि ये वक्फ खुद कर देंगे, इसलिए उन्होंने वक्फ के प्रावधानों का हवाला देते हुए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया और मुतवल्ली और सज्जादा नसीम को हटा करके वहाबियों की कमेटी बना दी और वहाबियों की कमेटी बनी और उन्होंने मजार पे कहा कि मजार पे चादर चढ़ाना हराम है और फूल चढ़ाना हराम है। सूफी साहब बात सुन लीजिए, नहीं हमारे साथ खेमचंद जी जुड़ गए हैं, प्लीज लिसन टू मी जी, संक्षेप में कंप्लीट जी प्लीज। तो उसके बाद हमारी उस परंपरा को खत्म कर दिया। केवल ये हमारे साथ नहीं हुआ, मैंने तो वकालत की है और आज भी वकालत करता हूँ उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जनपद में 5168/2012 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। हजारों मेरे पास केस इस तरीके के आते हैं। इस तरीके से परिवर्तन हुआ कि पहले कोई मामला इस तरीके का होता था तो सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या उसकी अपील जाती थी, लेकिन 2013 के बाद उसका परिवर्तन हो गया। अब पूरे उत्तर प्रदेश के मामले एक ट्रिब्यूनल में सुने जाते हैं। सहारनपुर से कोई आदमी चल करके आता है, तो कोई गाजीपुर से, तो कोई बलिया से चल करके आता है। लखनऊ में पता चला कि आज सुनवाई नहीं होगी, उस बेचारे का पूरा दिन बर्बाद हुआ, पूरा पैसा बर्बाद हुआ। और केवल यही नहीं, हरियाणा में हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह तआला अलैह की दरगाह का जरूर बदल दिया गया, वहां पर वहां भी काफी हो गए। सीतापुर की खैराबाद की एक दरगाह में वहां भी चलिए सूफी साहब आपके पास फिर आ रहा हूं, सूफी साहब आपके पास फिर आ रहा हूं। काफी बात है आपने रखी। खेमचंद जी, तकनीकी कारणों से आपसे मेरा संपर्क नहीं हुआ, काफी देर संपर्क कर रहा था। फिरोज जी ने अपनी बात रखी, यश जी ने अपनी बात रखी। सपा इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को कब्जा करवाना चाहती है, इसलिए ये संशोधन कर रही है। खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है आपको सही से? जी आ रही। धन्यवाद आधा घंटे के बाद समय देने के लिए। नहीं हम बहुत पहले दे दिए थे, तकनीकी कारणों से समय आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। जी धन्यवाद। पार्टी अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के लिए वक्फ बोर्ड को एम्पावर कर रही है। अभी वक्फ बोर्ड के पास ऐसी शक्तियां हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ऐसी लगभग 40 से 45 संपत्तियां हैं जिसमें 10 मंदिर शामिल हैं, होटल शामिल है, रेलवे की संपत्ति शामिल है, प्राइवेट प्रॉपर्टी शामिल है, घर शामिल है, पूरे गांव के गांव शामिल है जी। और उन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया है। और जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत उनको पावर दी, वो जिस प्रॉपर्टी पे चाहे उस पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। अब उस सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो प्रूव करे, वो बताए, वो कोर्ट में जाए, वो लड़ाई लड़े और बताए कि नहीं ये प्रॉपर्टी हमारी है, वक्फ की नहीं है। अब आप मेरे को एक बताओ कि वक्फ बोर्ड एक इंस्टीट्यूशन है, उसके खिलाफ एक प्राइवेट व्यक्ति कितने दिन लड़ेगा? उसके घर पे जैसे ही क्लेम कर दिया, क्लेम करते ही उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 70-80% डाउन। अब उसको अपने घर से पैसा लगा के लड़ना है, ये किस तरीके का आधार है?
आप बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना वेरिफिकेशन के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप कैसे ये दावा कर सकते हो? कैसे मंदिरों पे दावा कर सकते हो? कैसे पूरे गांव पे जो 150, 200, 250 साल से बसा हुआ है आप दावा कर सकते हो? और ये वेरिफिकेशन की जरूरत है, इंटरनेट पर पब्लिश होनी चाहिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी वक्त की है। 5.4 लाख एकड़ जमीन है वक्त के पास, उसकी लिस्ट डाउन क्यों नहीं होनी चाहिए? कौन सी प्रॉपर्टी कब की है? क्या वो प्रॉपर्टी मुगलों के जमाने की है? क्या उस प्रॉपर्टी को दान किया गया? क्या वो प्रॉपर्टी रिसेंटली ऐड की गई? क्या वो प्रॉपर्टी किसी से हत्याई गई? ये पता होना चाहिए और फिर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से आर्बिट्रेटरी एकदम से वन साइडेड जो डिसीजन लिया जाता है, वन साइडेड एक्शन लिया जाता है, उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार एम्पावर करने का काम कर रही है, ना कि उसको खत्म करने का। और इनकी जो सोच है वो कट्टरपंथी सोच है, वो अलगाववादी वाली सोच है, इसीलिए अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। वही लोग हैं जो 370 का भी विरोध करते थे, ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक हमने हटाया तब भी विरोध करते थे। जी बिल्कुल खेमचंद जी, लेकिन आपने कहा 5.4 एकड़ नहीं, 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, 8,72,000 से ऊपर प्रॉपर्टी है। यस जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने मेरे पास जो आंकड़ा था 5.4 लाख एकड़ है, लेकिन आपने जो आंकड़ा दिया है वो भी सही होगा, मैं मानता हूं। तो जो 8 लाख एकड़ से इतनी बड़ी जमीन, अगर उसकी पब्लिक लिस्टिंग नहीं होती, अगर उसका इंफॉर्मेशन लोगों को पता नहीं है, तो कैसे वेरिफिकेशन होगा? इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, इट हैज टू बी पब्लिश, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी आप कम पढ़ के आए खेमचंद जी, आप अब ये वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ पढ़ लिख के नहीं आए जी। ऐसा नहीं है कि किसी की संपत्ति पे मैं अपना कब्जा जमा दूं, हमारे पास वक्फ किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है। आप नहीं आए, आप उधर जी, आप वही हम कह रहे हैं, जो आप जोड़ने का काम कर रहे हैं ना, किया गया है भाई। आप अंबानी अडानी को बेचना चाहते हो, ये हमको पता है, हमको ये पता है। इसीलिए ये बात शुरू हुई है कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति जो है वो वक्फ के पास है। नहीं है तो और क्या है? वक्फ के पास ये है। किसने कहा आपको ये बात की ना वक्फ बोर्ड चलता है और किसी की भी ना चीज पे क्लेम कर देता है? अरे उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो वो क्लेम करेगा, क्यों नहीं करेगा वो क्लेम कि साहब ये फलाने आदमी ने हमको वक्फ बोर्ड को ये अपनी संपत्ति जो थी वो वक्फ किसी को भी अधिकार नहीं है बिना पेपर के, किसी के बिना पेपर के ऐसा थोड़ी मेरा बहुत के लिए उसको कोर्ट जाना चाहिए, बिना पेपर कोर्ट स्टे नहीं देता। और दूसरी चीज खेमचंद जी, बहुत साधारण सा सवाल है। एक मिनट खेमचंद जी, सवाल समाजवादी पार्टी के एसजी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। फिरोज जी ने भी बात की कांग्रेस से कि उनका कहना है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी आधार पे कोर्ट से स्टे मिलता है। लेकिन यह मामला पे जरा पेचीदा लग रहा है कि कोर्ट में जाने का अधिकार भी नहीं होता। 2013 के बाद जो संशोधन हुआ था, 95 के बाद जो संशोधन हुआ था, उसमें किस मामले में, वो तो खैर किसी वकील के पास ही जाके सोचा जा सकता है। यस जी, आप क्या कर रहे हैं? मेरे बहुत छोटे छोटे सवाल थे। मुझे लग रहा था कि सूफी साहब भी वो कहेंगे कि जो वक्फ बोर्ड बना, इसका इंस्टीट्यूशन का जो अध्यक्ष बनाते हैं वो तो सरकारें बना रही हैं, और सरकारें किन की हैं उसका जवाब ये ना भारतीय जनता पार्टी के साथी ने दिया, ना सूफी साहब ने। दूसरी बात, खेमचंद जी ये कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया बड़ी लंबी चलती है, पैसा खर्च हो जाता है। तो भैया कानूनी प्रक्रिया को सरल कर दो। ये सभी के लिए जमीन जायदाद के मसले जो हैं, अयोध्या का जो मसला चला वो जमीन जायदाद का मसला था, वो और कोई मसला नहीं था अभी भी। दूसरी बात, जो मसले आप उलझा रहे हो वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। आप 370 का उदाहरण क्यों लेकर के आए, 3 तलाक का उदाहरण क्यों लेकर के आए? त्रिपाठी साहब, मैं यही बात कह रहा था, अगर शुरुआत भाजपा के साथी से आप करते तो ऐसे ही घुमाते। जो बात मैंने घुमा करके सीधे लेके आया वो सूफी साहब ने अलग तरीके से कही। मुझे जो सूफी साहब की तकलीफ दिखती है वो सीधी ये दिखती है कि वक्फ बोर्ड में अगर उन्हें स्थान मिल जाएगा तो उन्हें वक्फ बोर्ड अच्छा लगने लगेगा। वक्फ बोर्ड में स्थान नहीं मिल रहा है। और एक अंतिम बात, मेरी एक अंतिम बात, कोई भी प्रक्रिया है उसको ठीक कैसे करना है आप उस पर व्यवस्था पे लाइए। जैसे राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका ट्रस्ट बनाइए और उसमें सभी हिंदू होंगे, ये तय हो गया, किसी दूसरे धर्म का तो नहीं रहेगा। आप मुस्लिमों के लिए कोई चीज लाना चाहते हैं और मुस्लिमों से घृणा पैदा करके आप लाना चाहते हो, भैया उनको शामिल करो ना उनकी चीजों के लिए। जैसा भी वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा, किसानों के लिए चीजें लाएंगे, किसानों को शामिल बातचीत नहीं। और फिरोज जी आपसे सवाल है, इसमें जो मुस्लिम महिलाओं का भी कोई प्रतिनिधित्व होता है? अभी तक नहीं था। ऐसा है साहब,
किसी भी मुस्लिम महिला को मना नहीं किया जा सकता। इस्लामी कानून कहीं भी बता दीजिए इस्लामी कानून है कि औरत और आदमी दो मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन इनके अधिकार एक बराबर है। इसको आप बदल नहीं सकता कोई। एक चीज, दूसरी चीज, खेमचंद जी ने इस बात का जवाब जो शाइनी जी ने कहा वो बहुत सही बात की कि भाई अगर मेरे लिए कानून बना रहे हो, वही बात मैं कह रहा था कि अगर मुस्लिम्स के लिए कानून बना रहे हो तो तुम उनको रिप्रेजेंटेशन तो दो। जिस कैबिनेट ने इस ड्राफ्ट को अप्रूव किया उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। क्यों नहीं है भैया खेमचंद जी? आपको नफरत है मुसलमानों से? आपको ऐसी क्या पड़ गई मुसलमानों के वक्फ संपत्ति में घुसने की कि आपको ऐसी क्या चिंता मुसलमानों की हो गई कि आपने एक भी आज ना तो आपकी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देते हो, जो नेता बोलेगा वो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, उसके बाद आप कहते हो वक्फ संपत्तियों को बदलना है। तो नीयत तो आपकी ठीक नहीं है। अब जब किसानों के मामले में आपकी नहीं चली जमीनों के अधिकार में, तो और अब आप जो है वक्फ संपत्तियों पे आ गए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड सुनो आप। इन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून को बदला या नहीं बदला? इन्होंने जो है किसानों की जमीन जो है कंपनियों को देने के लिए 3 काले कानून लाए। अब इनको देख गया वक्फ बोर्ड, इन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है। एक तो इसको ले जाओ एजेंडे पे कि अलगाववादी लोग, कट्टरवादी लोग, वो कट्टरपंथी लोग, पहले ये करके लोगों को भड़काओ ताकि मुसलमान विरोध करें तो हम कम से कम उनकी संपत्तियों पे कब्जा कर। भैया ये मनुवादी सोच छोड़ दीजिए। चलिए फिरोज जी काफी बात हो गई। फिरोज जी काफी बात हो गई। फिरोज जी काफी बात हो। खेमचंद जी कुछ कहना चाहे? खेमचंद जी देखिए, जो वो जरूर बातें कर रहे हैं, 41 ऐसे केस हैं और जिसमें ये पता चलता है कि 10 से ज्यादा मंदिरों पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया हुआ है, होटलों पे दावा पेश किया हुआ है। एक मिनट ऐसी मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी। नहीं तो हम आपके पास आ जाएंगे ना, हम आपके पास आ जाएंगे। आप अपनी बात कर लीजिए। आप अपनी बात। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वो क्यों नहीं बनाया? क्यों बाद में कांग्रेस सरकारों ने इसको ऐड किया? और कांग्रेस सरकारों ने भी 1954 में जब इसको बनाया गया, एक बेसिक रखरखाव के लिए बनाया गया। जैसे और ट्रस्टों के पास अधिकार होते वैसे इसके पास अधिकार थे। लेकिन 1995 में कांग्रेस की सरकार ने इसको असीमित अधिकार दे दिए। फिर 2013 में इसको और ज्यादा अधिकार दे दिए। फिर तो ये खुले तौर पे लूट मचाने लगे। अब आप कहते हैं इसके अपॉइंटी यहाँ से होते हैं। कौन अपॉइंटी होते हैं? किसमें से अपॉइंटी होते हैं? आप अपॉइंटी ऐसा थोड़ी है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में हमारे मंदिरों के ऊपर आप नॉन हिंदुओं को भी बिठा देते हो, वैसा क्या वक्फ बोर्ड में है कि आप मुसलमानों के अलावा क्रिश्चियन को बैठा दो, या वहां पे सिख को बैठा दो, या वहां पारसी को बैठा दो, या वहां पे हिंदू को बैठा दो? नहीं, वहां मुस्लिम समाज के ही जो स्कॉलर हैं, जो कैटेगरी है, वो लोग बैठते हैं। नॉमिनेशन चाहे कोई भी करे, और उसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ना महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है, ना ही वेरिफिकेशन है, ना ही डिस्क्लोजर है, ना ही अकाउंटेबिलिटी है। तो ये सारी चीजें लाना जरूरी है। 8 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है, ये कम संपत्ति नहीं है। अगर वो संपत्ति पब्लिक के सामने नहीं है, लिस्टेड नहीं है, डिक्लेयर नहीं है, अगर एम्बिग्यूटी आप बना के लोगों को परेशान करोगे, सिस्टम को परेशान करोगे, तो ये वैर पैदा करता है, डिवीजन पैदा करता है। ये जो पर्पस था वक्त का कि उसकी जो प्रॉपर्टी का उपयोग गरीबों के लिए हो, समाज के लिए हो, देश के डेवलपमेंट के लिए हो, देश के विकास के लिए हो, वो नहीं हो पा रहा है। अगर वक्त की प्रॉपर्टी ऐसी जगहों पे है जहां पे पब्लिक की सेवा के लिए उसको उपयोग किया जा सकता है तो करना चाहिए। जी आज तो हालात ये है कि वक्त के कई राज्यों में, कई जगह जो अधिकारी हैं वो वक्त की प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज में ले रहे हैं, उसका कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, और वक्त की प्रॉपर्टी दिखा के वो उसको आनंद ले रहे हैं, जबकि उसका बेनिफिट गरीबों को मिलना चाहिए, आम लोगों को मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। हम इस चेंजेस का स्वागत करते हैं। यस जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खेमचंद जी ये पूछना चाह रहे हैं। खेमचंद जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। यस भारती जी आप खुद ही सवाल कर लीजिए, बहुत संक्षेप में बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे वक्फ बोर्ड के लोग कमर्शियल यूज कर रहे हैं और निजी भूमि बना रहे हैं। एक उदाहरण बता दीजिए। आपने अध्ययन किया और आप बोल रहे हैं, एक उदाहरण बता दीजिए देश में कहीं का भी। बहुत सारे होंगे, एक बता दें, हम तो एक ही जानना चाह रहे हैं। खेमचंद जी बोल रहे हैं तो खेमचंद जी उदाहरण बता दें। उदाहरण सुनिए, तेलंगाना में 5 स्टार जो होटल है उस पे वक्त ने, जो मैरियट है उस पे वक्त ने अपना दावा पेश किया हुआ है। वक्फ बोर्ड का निजी आदमी कौन इस्तेमाल कर रहा है कमर्शियल रूप में? अरे सुनो भैया, यही तो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की आड़ में कमर्शियल एक्टिविटी करके अपना निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निजी इस्तेमाल का उदाहरण बता दें। अपना दावा पेश किया हुआ है। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, अलीगढ़ में मीरा बाबा मठ पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया हुआ है। क्यों?
अब सुनो, कोल्हापुर में महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड का कोई निजी व्यक्ति इसका लाभ उठा रहा है, आपने उदाहरण जानना चाह रहा हूं। अरे सर, कमर्शियल उपयोग बताओ ना, और कौन वक्फ बोर्ड का आदमी कर रहा है? यस जी खेमचंद जी, हमारे सूफी साहब बताना चाह रहे हैं। जी सूफी साहब, आपके पास है कोई जो वक्फ बोर्ड का आदमी? खेमचंद जी बोल रहे हैं, खेमचंद जी से जानना चाह रहे हैं। इन्होंने स्टडी करके बोला है तो वो बताए ना, कौन वक्फ बोर्ड का कौन आदमी कमर्शियल एक्टिविटी करके फायदा कमा रहा है निजी तौर पे? एक उदाहरण बता दें। दिल्ली में कई प्रॉपर्टीज हैं। अरे तो बताइए ना, आदमी के नाम बताइए ना, कमर्शियल। ये नाम तक जाना दिखे वो तो फिर उदाहरण बता देना, तो आधी बात करके आग लगा के भाग रहे हैं। पूरा उदाहरण बता तो रहे, वो होटलों के नाम और सारी चीजें। कौन कमर्शियल आदमी कौन इस्तेमाल कर, वक्फ बोर्ड कर रहा है? पार्टी के जो एमएलए हैं उन पे केस चला, क्यों चला? क्योंकि करप्शन किया। अब देखिए करप्शन पे आप चलिए, यही तो समस्या है लोगों के साथ में। कभी मंदिर पे कब्जे की बात कर रहे हैं, कहीं मठ पे कब्जे की बात कर रहे हैं, कहीं कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा है कोई निजी आदमी। अरे वक्फ बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है तो वक्फ बोर्ड कर रहा है। वक्फ बोर्ड में है कौन? आखिर उन्हीं के प्रतिनिधि है ना। नहीं तो वो कह रहे हैं निजी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना निजी बिजनेस कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है निजी तौर पर? उसको एक्सपोज तो करें। चले पूरी बात तो करें। अरे ऐसी एक खेमचंद जी सूफी साहब आप बता दीजिए। देखिए, अभी एक हमारी एक प्रादेशिक पार्टी प्रवक्ता महोदय जिस तरीके से बातें कर रहे थे, हमें लगता है कि उनको सूफियों से बड़ी नफरत है, इसलिए वो इस तरीके से जहरीली भाषा सूफियों के खिलाफ बोल रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि वक्फ बोर्डों में चेयरमैन से लेकर चपरासी तक सलाफी, देवबंदी, वहाबी विचारधारा के लोग भरे पड़े हैं, और उन विचारधारा के लोगों को मुसलमानों का ही बरेलवी पंथ का अहमद रजा के मानने वाले लोग अपनी मस्जिदों में घुसने नहीं देते। बाकायदा बोर्ड लगा रखे हैं कि वहाबी, सलाफी, देवबंदी, अहले हदीस हमारी मस्जिदों में ना आए, वरना उसकी हालत का वो कुछ लोग जिसके अंदर इतना विरोधाभास है, वो लोग उन वक्त प्रॉपर्टियों का संरक्षण करें तो ये कोई उचित मालूम नहीं होता है। दूसरी बात, कब्जा करने वाली बात रही तो ये श्रीमान जी ये कानपुर नगर आ जाए, मैं इस टेलीविजन चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, हाफिज हलीम साहब ने हलीम मुस्लिम कॉलेज बनाया और उसमें सैकड़ों एकड़ जमीन जो है अपनी दान में दे दी, और उन्होंने ट्रस्ट बनाया और उसमें ये लिखा कि हमारी संपत्ति से हमारे बच्चे भी फायदा नहीं उठाएंगे, इसलिए वो हमारे बच्चे इसमें नहीं रहेंगे। आज उनकी संपत्ति जो मुसलमानों के बच्चों के शिक्षा के लिए थी, उसको वक्फ बोर्ड के लोगों के साथ मिल करके माफिया लोग उसको जो है लीज पर दे करके करोड़ों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। उसके अलावा अंजुमन यतीम खाना इस्लामिया जो कानपुर में मुसलमानों के यतीम बच्चों के लिए बनाया गया था, उसके कई की आमदनी का गबन हो रहा है। बाकायदा उस पर तो जांचें चल रही है और बड़ी उच्च स्तरीय जांचें चली। एक तो उदाहरण है, पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने उदाहरण है। अरे साहब, वक्फ बोर्डों से सबसे बड़ा खतरा मुसलमानों को है, और इस नाम पर मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी के लोगों इस मसले पे सियासत मत कीजिए। ये मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकबिल की चीजें हैं, हमारे ईमान और अकीदे की चीजें हैं। अल्लाह हमारा अकीदा है, हम औलिया अल्लाह की मज़ार पर अकीदे की नजर से जाते हैं। वहां भी उसे बड़ी मूर्ति कहता है, वहां भी हमें काफिर और मुशरिक कहता है। आप उन वहाबियों का, चाहे समाजवादी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, आज उन वहाबी वक्फ बोर्ड के लोगों के हिमायत में सूफियों को गाली दे रहे हैं। ये इंतहाई दर्जे की घटिया और खतरनाक बात है। इन लोगों को हिंदुस्तान के 85% मुसलमान आबादी के सूफियों से माफिया मांगनी चाहिए कि उन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं जो सूफियों को काफिर बोलते हैं, मुशरिक बोलते हैं, बिदअती बोलते हैं। आज हुकूमत अगर कोई चीज ला रही है तो आप इस चीज पे जो है आवाजें उठा रहे हैं। अरे तो इसमें क्या, इसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति से क्या लेना देना, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप सूफियों को गाली दे रहे हैं। सूफी साहब, ये जी यस जी संक्षेप में क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो केवल ये जानना चाह रहा हूं, मैंने कहा गाली का संबोधन कर दिया या गाली जैसी भाषा बोल दी मैंने?
जो मैंने किसी का अपमान कर दिया? समाजवादी लोग तो किसी का अपमान नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सम्मान के साथ बोलते हैं, जो सबका अपमान करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवाद का आरोपी है, मुकदमे चला रही है, हम तो उनको भी जी कह के सम्मान करते हैं। भाई हम चाहते हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरह सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में से दरगाह परिषद बना दिया जाए। तो मांग करिए ना। आप ये कह रहे हैं कि एक पार्टी का प्रवक्ता सूफी समाज का अपमान कर रहा है, वो मुझे बता तो दीजिए महाराज, कहाँ अपमान कर दिया? आपका सम्मान की बात तो हम कर ही रहे हैं ना। अभी कागज दिखाना होगा 370 के नाम पे, एनआरसी के नाम पे, तो ये आप ही से कागज मांगते थे भाई। उसमें आप ही थे, सूफी समाज कहीं अलग से नहीं था जो कोई कागज तो दिखाना पड़ेगा वाली बात थी, जो अभी खेमचंद जी ने शुरुआत वहीं से करी। बराबर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं आप, अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं आप, सूफी समाज का अपमान कर रहे हैं बैठ करके। चले सूफी साहब, ये फिरोज जी पूछ रहे हैं कि इसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मामला कहां है? जो सूफी समाज का, ठीक है आपने बहुत सारे उदाहरण दिए कि उनका अपमान कर रहे हैं, लेकिन यहां वक्फ बोर्ड की संपत्ति से क्या लेना देना? यहां वक्फ बोर्ड के पास कहां से संपत्ति आ गई? वक्फ बोर्ड उसका कोई मालिक थोड़ी है, वो तो संपत्ति वक्फों की है। वक्फ बोर्ड तो सिर्फ एक केयर टेकर है, एक कर्मचारी, एक नौकर है वक्फ बोर्ड, जिसको सरकारों ने बिल्कुल मालिक का दर्जा दे दिया। वो जिसको चाहता है, जिस मुतवल्ली को चाहता हटा देता है, जिस सज्जादा नशीन को चाहता है हटा देता है। एक निरंकुश और तानाशाह बन चुका है वक्फ बोर्ड। हमारी शिकायत, हमारी कंप्लेंट इस बात की है, हम वक्फ बोर्ड की निरंकुशता के खिलाफ हैं। जिस तरीके से उसमें, चूंकि ये एक प्लानिंग है, एक प्रोपेगेंडा, एक मतलब जो है कॉन्स्पिरेंसी है, उस कॉन्स्पिरेंसी के तहत ऐसा किया जा रहा है। वहाबी सलाफी कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस पर सभी लोगों को गहन चिंतन करना चाहिए कि केवल राजनीति के लिए अनावश्यक विरोध और समर्थन की बात ना करके, इसमें जो बुनियादी खामियां हैं, बुनियादी समस्या है, उसमें कुछ की तह में जाकर के उसका हल तलाश करना। मतलब जो संशोधन हो रहा बहुत है, स्वागत योग्य है, आपका कहना है? बिल्कुल स्वागत है, सराहनीय है। परिषद की स्थापना होनी चाहिए। सूफी साहब, ये हो ही नहीं पाएगा। मोदी जी सोच रहे हैं कि वो 303 वाली सरकार है उनकी, ये बैसाखियों पे लगड़ी सरकार है। और टीडीपी और जेडीयू ये किसी कीमत पे भी कोई भी इस तरीके का कानून पारित नहीं होने देंगे, वो खुद ही गिर जाएगा अभी आके। चलिए ठीक है, वहां भी तलाक। और सुनिए सूफी साहब, अरे एक मजे की बात और बता दूं सूफी साहब आपको, ये वहाबी, तलाफी, देवबंदी, ठीक है ना, अहले हदीस, ये जितने लोग हैं ये बिहार में और आंध्रा में सबसे ज्यादा है, और इनके एमएलए जो है ये भी सबसे ज्यादा है। तो ये आप बेफिक्र रहना, ये काम हो नहीं पाएगा। चलिए, होता नहीं होता, अभी तो उस पे मुद्दे पे बात करें। साइनी जी। जी, मैं एक इसमें पे जोड़ना चाहती हूँ कि आपने जैसे देखा, ये तो रिकॉर्ड में है कि वक्फ बोर्ड के पास इतने प्रॉपर्टी है, लेकिन इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा बैकवर्ड जो है मुस्लिम कम्युनिटी है हमारे देश में। तो आप मतलब अगर वो सही से प्रॉपर्टी का यूज होता है, वो गरीबों के लिए वहां पे पढ़ाई का, जॉब के लिए जो भी चीजें वहां बनती, अस्पताल बनते हैं, तो वो उन्हीं को फायदा होता। तो इससे साफ दिखता है कि वो जो जमीनों का प्रॉपरली यूज नहीं हुआ। दूसरा, ये जो पूछ रहे हैं कि किसके पास है, तो जब ट्रांसपेरेंसी होगी, जब ये चीजें बाहर आएंगी, अभी तो पता ही नहीं है कौन से प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड का है और किसका है। जब ये ट्रांसपेरेंसी होगी, एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि ये प्रॉपर्टी जो है, इस पे कौन कौन वर्क कर रहा है, तब तो ये बात सामने आएगी कि कौन उसके ऊपर क्या क्या चला रहे हैं, कॉमर्शियली कहाँ यूज हो रहा है, किस तरह से उसका मिसयूज हो रहा है। ये सब चीजें जब वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा तो कोई भी चीज सामने नहीं आ सकता जी। चलिए खेमचंद जी, समय बहुत कम है, अंतिम में अभी फिरोज जी ने दावा किया है कि ये लोकसभा में पास ही नहीं होगा क्योंकि जेडीयू और टीडीपी इसका समर्थन नहीं करेंगे। पास भी होगा, कानून भी बनेगा। अभी आप तेल देखिए, तेल की धार भी देखिए, ये अच्छी इंटेंशन से लाया जा रहा है। जी 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 खेमचंद जी, पत्र मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। चले, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद जी आपका, फिरोज जी आपका, यश जी आपका, सूफी साहब आपका और साइनी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मोदी सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में किए जा रहे संशोधन की। दरअसल बीते लंबे अरसे से मुस्लिमों का एक वर्ग ही वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की मांग कर रहा था। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड में केवल शक्तिशाली लोग ही शामिल हैं, न कि आम मुसलमान। वक्फ संपत्तियों से होने वाली कमाई का बेजा लाभ भी वक्फ बोर्ड पर काबिज लोग ही उठा रहे, जबकि मुस्लिम समाज के निर्धन वंचित लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा।
इतना ही नहीं, वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग के मामले में भी लगातार सामने आते रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से विवाद का विषय बने वक्फ अधिनियम में संशोधन आज के समय की मांग है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।